हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 7। ओके, सो इससे पहले हम लोगों ने एंजाइम्स पढ़े थे। एंजाइम्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो एक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है। दैट मीन्स कि उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीन वाले तो कंपाउंड कंटेनिंग एलिमेंट्स होंगे ही उसमें। ओके, और नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है, इस वजह से नाइट्रोजन कंटेनिंग नाइट्रोजन आएगा ही। और हम कह सकते हैं कि एंजाइम एक टाइप का एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन को बढ़ावा देता है। जैसे कैटलिस्ट, एंजाइम वन टाइप ऑफ कैटलिस्ट की तरह ही काम करता है। यानी कि क्या है कि एंजाइम, बट है ना, कैटलिस्ट रिएक्शंस थे, केमिकल रिएक्शंस को था, ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को बढ़ावा देता है एंजाइम। अलग अलग बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोलॉजिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल अलग अलग रिएक्शंस में एंजाइम अलग अलग देखने को मिलेंगे। आया समझ में? तो वो पढ़ा था हमने एंजाइम। फिर हमने देखा था पेप्टाइड्स, फिर हमने देखा था प्रोटीन। पेप्टाइड वही आपका अमीनो एसिड का पूरा चेन। ओके, सो पेप्टाइड देखा था, पॉलीपेप्टाइड्स थे, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब इस वीडियो में हम पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो मैंने आप लोग को पहला कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया था, मोस्ट हाईली एफिशिएंट्स, यानी कि जो होते हैं हमारे एंजाइम्स जो होते हैं वो हाईली एफिशिएंट होते हैं। मतलब आप सोचो कि एक मॉलिक्यूल का, मतलब अगर मान लो एंजाइम खाली एक मॉलिक्यूल ही है, समझ रहे हो, यानी एक मॉलिक्यूल का एंजाइम, मतलब 1 मिलियन मॉलिक्यूल, एक एंजाइम से 1 मिलियन मॉलिक्यूल बन सकते हैं, वो भी पर मिनट में। तो सोचो एंजाइम कितना रिएक्टिव है। पहला था हाईली एफिशिएंट, दूसरा था हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं। सो ईच एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर गिवन रिएक्शन। कोई भी एंजाइम एक पर्टिकुलर गिवन रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक है। अगर एक कैटलिस्ट, कोई बोला है ना, वन कैटलिस्ट कैन नॉट कैटलाइज मोर देन वन रिएक्शन। एक कैटलिस्ट एक से ज़्यादा रिएक्शन कैटलाइज नहीं कर सकता। ओके, सो ये स्पेसिफिक है। थर्ड जो आता है वो हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो आप समझ सकते हो, थर्ड आप ले लो, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ओके, सो इसमें आप देखोगे कि ऑप्टिमम टेम्परेचर में हाईली एक्टिव होता है। तो इसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या हुआ, दैट इज़ कि कोई भी हमारा कह सकते हैं रेट ऑफ एन एंजाइम रिएक्शन बिकम मैक्सिमम एट अ डिफाइनेड टेम्परेचर। आप समझ सकते हो, रूम टेम्परेचर भी हो गया, उसमें भी एंजाइम काम करेगा। उसकी एक ऑप्टिमम मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, ऑप्टिमम का मतलब हुआ नॉर्मल, कोई भी एक नॉर्मल टेम्परेचर में भी एंजाइम काम करेगा, ऐसा। तो कोई भी देखो, रेट ऑफ एन एंजाइम रिएक्शन बिकम मैक्सिमम एट अ डिफाइनेड टेम्परेचर। कभी भी रेट जो एंजाइम रिएक्शन का होता है वो मैक्सिमम होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसी को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। और हम देख सकते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम करता है। यानी एक साइड से अगर हम देखें तो क्या होता है कि ऑप्टिमम है ना, यानी मैंने आपको बोला ना, रूम टेम्परेचर पे भी एंजाइम वर्क करता है। तो इतना ज़्यादा रिएक्टिव ना होने के बावजूद भी उसकी एक्टिविटी को कम कर सकता है बिकॉज ऑफ रूम टेम्परेचर पे। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर की रेंज दे के रखिए आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए। वो उसकी जो रेंज है वो 298 से 310 केल्विन है। रेंज याद कर, 298 से 310 केल्विन रेंज याद रखो आप लोग। इतने पे भी ये ऑप्टिमम टेम्परेचर काम करेगा, एंजाइम काम करेगा इस टेम्परेचर पे। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर आप ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर का जो है बीइंग 310 केल्विन इज सूटेड फॉर एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन। ह्यूमन बॉडी के लिए जो एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस होते हैं वो 310 केल्विन पे होते हैं। क्लियर? चलो, इसके बाद आता है हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम पीएच। अब इसका मतलब ये हुआ, यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर था, वैसे ही ऑप्टिमम पीएच है कि जो भी रेट आपका है एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन का वो मैक्सिमम होगा एक पर्टिकुलर पीएच पे, जिसको हम कहेंगे ऑप्टिमम पीएच। यानी जो भी आपका रेट होगा एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन का, धीरे धीरे जो एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन हो रही है वो एक पर्टिकुलर पीएच पे मैक्सिमम होगी, दैट इज़ ऑप्टिमम पीएच। इसको हम नॉर्मल पीएच भी कह सकते हैं, जो एक रेंज फिक्स कर दी जाती है पीएच के लिए। तो वाइल देखो, पीएच की रेंज यहाँ पे है ना फिक्स करी हुई है, जो कि होती है पीएच रेंज वैल्यूज़ बिटवीन 5 to 7, 5 to
7। देखो देखो 5 है, दैट मीन्स ना हाईली एसिडिक होगा ना ही हाईली बेसिक होगा। और देखो न्यूट्रल पे भी हमारे एंजाइम काम करते हैं, मतलब कि ये कैसा है, एक टाइप का नॉर्मल पीएच, नॉर्मल पीएच पे भी हमारे एंजाइम्स वर्क करते हैं, समझ रहे हो, क्लियर। तो ये ध्यान रखो, ना ही हाईली एसिडिक है ना ही हाईली बेसिक है, न्यूट्रल पे भी काम करेगा। तो ये होगी इसकी बात ऑप्टिमम पीएच की। इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स एंड को एंजाइम्स। तो देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन आती है हमारे एक्टिवेटर्स जिसे ही हम को एंजाइम्स भी कहते हैं, एक्टिवेटर्स एंड को एंजाइम्स, ठीक है। एक्टिवेटर एंड को एंजाइम्स वही एक्टिवेटर्स वही होते हैं जो रेट ऑफ एंजाइम को आगे बढ़ाते हैं, जो एक होते हैं इनहिबिटर जो होते हैं ना वो रोकते हैं, एक्टिवेटर क्या काम आगे बढ़ाते हैं। सो देखो यहाँ पे द एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेज नोन एज को एंजाइम्स। यानी को एंजाइम्स भी एक टाइप का एक्टिवेटर ही है जिसकी वजह से रिएक्शन, एंजाइमेटिक रिएक्शन की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। ओके, सो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जब भी एक स्मॉल नॉन प्रोटीन लो, जैसे आप विटामिन ले लो, छोटा मतलब नॉन प्रोटीन यानी विटामिन अगर प्रेजेंट होता है अगर एंजाइम के साथ, तो कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ती है, ठीक है, एनहेंस होती है। आया समझ में? तो यही काम है। एक्टिवेटर जो है वो जनरली आप मेटल आयन हो सकते हैं, जैसे कि हमारे सोडियम पॉजिटिव है, Mn है। एक्टिवेटर्स हमारे देखो सोडियम हो सकता है, टेक्स्ट बुक में से आप सब कुछ रेफ़र करना, Mn+2 है, CO+2 है, फिर कॉपर+2 है, ये सारे मेटल आयन जो हमारे एक्टिवेटर की तरह काम करते हैं। तो ये जो मेटल आयन्स होते हैं वो उसमें देखो जब ये वीकली बॉन्डेड होते हैं एंजाइम मॉलिक्यूल के साथ, तब ये कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। यानी इसका मतलब क्या होगा बेटा, जैसे हमने ड्रग्स भी देखे हैं अलग अलग, जैसे हम बीमार पड़ जाते हैं कितनी बार, है ना, तो क्या होता है हमें एक ऐसे ड्रग्स लेने पड़ते हैं, आगे एग्जांपल है ड्रग्स का भी। तो हम ड्रग्स लेते हैं, उसमें क्या होता है कि जैसे हम जानते हैं कि हमारे जो मेटल आयंस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक्टिवेटर्स क्या होते हैं जो आगे बढ़ाता है रिएक्शंस को, है ना। तो ये सारे मेटल्स काम आ जाते हैं उस ये कोएंजाइम्स और उसकी एक्टिविटी के अंदर। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जब भी ये वीकली बॉन्डेड होगा एंजाइम मॉलिक्यूल के साथ, तो उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा, समझ रहे हो, है ना। कब एंजाइम मॉलिक्यूल के साथ वीकली बॉन्डेड होगा, तब कौन, ये मेटल आयंस, क्लियर है ना। जब भी ये मेटल आयंस वीकली बॉन्डेड होंगे एंजाइम मॉलिक्यूल के साथ, तो उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी बढ़ाएगा। जैसे अमाइलेज ले लो, है ना, अमाइलेज को अगर हम ले तो सोडियम क्लोराइड के प्रेजेंस में Na+ आयन कैटालिटिकली वेरी एक्टिव होता है। अमाइलेज ले ले तो वो भी एक टाइप का एंजाइम इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी वो कैटालिटिकली वेरी एक्टिव कहलाएगा। इसके बाद मतलब बोल रहे हैं ना कि कोई भी एंजाइम के अलग अलग ये एंजाइम के अकॉर्डिंगली उसके मेटल आयंस होते हैं, जिससे कि क्या होता है कैटालिटिक रिएक्शन एक्टिव होता है। आया समझ में? तो उसके बाद जो नेक्स्ट है उसको हम कहते हैं इनहिबिटर्स और एंड पॉइजन्स, जो इनहिबिटर्स की तरह काम करते हैं। अब देखो ये भी नहीं होते ना तो भी हमारा काम नहीं बनता। इनहिबिटर्स एंड पॉइजन्स, ओके। अब ये क्यों है, इनहिबिटर्स और पॉइजन्स क्या है? इनहिबिटर्स जो रोकता है, कम करता है, तो देखो लाइक ऑर्डिनरी जैसे कैटलिस्ट है एंजाइम्स से आर ऑल्सो इनहिबिटेड और पॉइजन बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। कुछ ऐसे रिएक्शंस को इनहिबिट करता है, रोकता है, ऐसे पॉइजन है, वही है, ये दोनों सेम ही काम करते हैं। आया समझ में? ठीक है, तो देखो इनहिबिटर और पॉइजन इंटरैक्ट विद द एक्टिव फंक्शनल, ये क्या करते हैं, ये दोनों जो है ना एक्टिव फंक्शनल ग्रुप के साथ इंटरैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, एंजाइम के सरफेस पे, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे रिड्यूस करता है, फिर कंप्लीटली थोड़ा रिड्यूस करेगा, फिर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ही करेगा कैटालिटिक एक्टिविटी एंजाइम की। आया समझ में? देखो यानी ये मेन किसको पकड़ता है, फंक्शनल ग्रुप को पकड़ता है। इनहिबिटर का काम ही यही है कि वो क्या करता है कि डायरेक्ट अटैक करता है, इंटरैक्ट करता है जो इसके साथ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, मतलब आप जो भी एंजाइमेटिक रिएक्शन करा रहे हो तो उसका एक फंक्शनल ग्रुप होगा। फंक्शनल ग्रुप मतलब एसिड है तो COOH होगा, बेस है तो OH होगा, इस टाइप में जो भी है, आपका एस्टर है COO है, कीटोन है तो CO है, इस टाइप में, क्लियर। तो आपके अलग अलग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि आप इनहिबिटर पॉइजन इंटरैक्ट करते हैं एक्टिव फंक्शनल ग्रुप के साथ, किसके, एंजाइम के सरफेस पे, और उसकी वजह से क्या होता है, पहले तो थोड़ा रिड्यूस होता है एंजाइमेटिक रिएक्शन और कैटालिटी, ठीक है।
रिड्यूस होने के बाद फिर धीरे धीरे कम होने के बाद क्या करता है, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है हमारे कैटालिटिक एक्टिविटी को। जैसे देखो बहुत सारे ड्रग्स होते हैं वो रिलेटेड है उसके एक्शन ऑफ एंजाइम इनहिबिटर इन द बॉडी। अगर देखो आप ड्रग्स की बात करो, क्या होता है, बुखार आ जाता है, बुखार में क्या होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस हमारे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट काम करने लगता है। तो जब भी हमें बुखार आता है ना तो इनहिबिटर्स यूज़ होते हैं। मतलब इनहिबिटर्स मतलब कि जो क्या करे, कैटेलिटिक, जो क्या करे, रिड्यूस करे, क्या रिड्यूस करे, एंजाइम कैटेलिटिक रिएक्शन, एंजाइम कैटेलिटिक कैटेलाइज्ड, एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन को रिड्यूस करें। आया समझ में? जब भी ये इनहिबिटर एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन को रिड्यूस करना चाहेगा, दैट मीन्स क्या होगा कि हमारे जो ड्रग्स हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, धीरे धीरे काम करना, मतलब थोड़ा तो वो नॉर्मल से डिक्रीज़ होने लगेगा, रिड्यूस होना मतलब डिक्रीज़ करेगा, ठीक है ना। तो हमारा बुखार भी क्या होगा, धीरे धीरे उतरेगा, मतलब इनहिबिटर उसको आगे काम नहीं करने देगा, एंजाइम की कैटलाइज को रिड्यूस करता रहेगा मतलब बुखार उतर गया। तो सोचो एक टाइप का हमारा बेनिफिट भी है इनहिबिटर है। तो अगर मान लो एक्टिवेटर्स ही होते, रिएक्शन को बढ़ाते ही जाते तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब है एंजाइम यानी एक्टिवेटर क्या है, को एंजाइम की तरह यानी बढ़ाता है, वो भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इनहिबिटर भी चाहिए जो कि उसके एंजाइमेटिक रिएक्शन कितनी बार बहुत तेज हो जाती है उसको कम भी कर सके, मेंटेन कर सके, डिक्रीज कर सके, ठीक है। जैसे इसमें बोला है द यूज़ ऑफ मैनी ड्रग इज रिलेटेड ऑफ देयर एक्शन एज एंजाइम इनहिबिटर इन द बॉडी। इनहिबिटर एज अ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है एंजाइम इनहिबिटर हमारी बॉडी में एज एन व्हाट ड्रग, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया एग्जाम्पल, तो वो ध्यान रखो। इसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, जिसे हम लोग लॉक एंड की मैकेनिज्म भी बोलते हैं, वो ज़रा देखना। यस तो अभी हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, किस टाइप से मैकेनिज्म होता है वो ज़रा देखेंगे। तो देखो इसको हम लॉक एंड की मैकेनिज्म भी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे देखो यानी कि क्या है, यहाँ पे बहुत सारे कैविटी प्रेजेंट होते हैं, किसके सरफेस पे, कोलोइडल पार्टिकल के सरफेस पे, यानी कोलोइडल पार्टिकल ऑफ एंजाइम सरफेस पे कैविटीज़ बहुत प्रेजेंट होती है। अब ये जो कैविटीज़ होती है जिनका शेप होता है और ये एक एक्टिव ग्रुप पजेस करते हैं, समझे। जैसे कि कौन से एक्टिव ग्रुप्स हमारे कहलाएंगे, तो उसमें NH2 आएगा, वो नाम याद रख लो कौन कौन से एक्टिव ग्रुप्स हैं। जहाँ पे NH2 है, COOH है, ओके। फिर उसके बाद आता है SHOH एक्सेट्रा, SHOH ETC एक्सेट्रा। अच्छा ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके कैविटी यानी एक का फिक्स्ड शेप, ये उसी कैविटी में प्रेजेंट होगा जिसमें फिक्स शेप होता है। जैसे आप मान लो, इसको मैंने लॉक एंड की मैकेनिज्म क्यों बोला है, क्योंकि क्या होता है कि देखो जो ताला होगा एक फिक्स ताला होता है जिसमें फिक्स चाबी ही घुस पाती है, समझ लो। तो एक एंजाइम भी ऐसा होता है जो एक फिक्स सबस्ट्रेट में ही बैठता है, फिट होता है। आया समझ में? यही मैं आपको मैकेनिज्म समझा रही हूँ। तो जैसे कोई भी ताला होगा हमारा, इसको बोला है लॉक एंड की मैकेनिज्म। तो कोई भी लॉक में क्या कोई भी की घुस सकती है? नहीं घुस सकती, खुलेगी मतलब ताला ही नहीं ओपन होगा, समझ रहे हो। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इसमें ये सारे ग्रुप्स हैं NH2 COOH SHOH एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे ग्रुप्स जो है जिनकी कैविटीज़ जो होती है, शेप जो होती है उनमें एक्टिव होते हैं और ये ग्रुप्स फिक्स होते हैं, ऐसा समझ में। तो ये सारे जो नंबर ऑफ कैविटी प्रेजेंट होते हैं सरफेस ऑफ कोलोइडल पार्टिकल पे, ओके। सो अब ज़रा देखना इसमें कि दे आर एक्चुअली द एक्टिव सेंटर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द एंजाइम पार्टिकल। इनको क्या बोला जाता है? एक्टिव सेंटर्स, इनको बोला जाता है एक्टिव सेंटर्स। यस एक्टिव सेंटर्स बोला जाता है। क्यों इनको एक्टिव सेंटर्स कहते हैं ये पता चलेगा, है ना। इनको एक्टिव सेंटर्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज हम जानते हैं कि ये जो है वो क्या है, फिक्स है, यानी अगर यही नहीं होंगे, ये कैविटीज़ नहीं होंगे तो हमारा लॉक इन की मैकेनिज्म नहीं हो पाएगा। आया समझ में? चलो तो देखो, अगर मान लो मैं अभी आपकी टेक्स्ट बुक में डायग्राम है, मैं यहाँ डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ कि मैकेनिज्म होगा कैसे, ठीक है। आपकी टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि लॉक एंड की मैकेनिज्म कैसे होता है। इसमें आपका सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट का मतलब होता है रिएक्टेंट, और एंजाइम का मतलब होता है वही अपना एंजाइम जो अपना कैटलाइज्ड है, एंजाइम कैटलाइज्ड। तो देखो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखो मैं यहाँ पे डायग्राम अच्छे से एक ही खाली बताती हूँ आपको बना के, ठीक है। तो ज़रा देखना, कुछ इस टाइप से होता है, कुछ ये हमारा एंजाइम है, ये हमारा एंजाइम है, ओके, ठीक है। यहाँ पे प्लस, और ये जो है हमारा मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं है, आप लोग बना लेना,
लेकिन ये डायग्राम अगर मैं पूछूं कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, तो ये आपको कंफर्म बनाना ही है, आया समझ में, जिसके 3 मार्क्स हो जाएंगे। तो ये आपका बन गया सबस्ट्रेट, ठीक है, सबस्ट्रेट यानी कि आपका हो जाएगा रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सबस्ट्रेट है, यानी इसका मतलब होता है रिएक्टेंट। क्लियर। चलो, तो ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, और ये जो साइट होता है ना, इसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। क्या कहते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट, एक्टिव साइट, ठीक है। अब ये जो साइट होती है इसको हम एक्टिव साइट क्यों कहते हैं, बिकॉज ये एंजाइम इसी सबस्ट्रेट के लिए फिक्स होता है। यानी अब देखना नेक्स्ट पिक्चर में ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, यानी कि ये क्या करेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बना लेगा। यानी अभी जो है ये कंडीशन वो E+S है, E+S। तो समझ सकते हो यहाँ पे अभी एंजाइम अलग है और सबस्ट्रेट अलग है। सबस्ट्रेट मतलब हमारा रिएक्टेंट, एंजाइम मतलब क्या है कि इस रिएक्टेंट के लिए यही एंजाइम पर्टिकुलर है, जिसको यहाँ पे देखो ये चाबी, ये लॉक है आपका और ये आपकी की है, तो इस वजह से लॉक एंड की मैकेनिज्म बोला है। ये सबस्ट्रेट इसी एंजाइम में फिक्स हो सकता है, ये एक्टिव साइट पे ही एंजाइम आके बैठता है और कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इसके बाद का जो स्ट्रक्चर होगा वो यहाँ पे बना के बताती हूँ, कुछ इस टाइप से होगा। देखो देखो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। ये आपका कौन है, एंजाइम है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा आपका जो सबस्ट्रेट है वो तो यहाँ पे बैठ चुका ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। तो ये जो आपका मैकेनिज्म हुआ ना, वो आपका देखो अब ये इसने क्या बना दिया, एंजाइम सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये क्या बना दिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन चुका है। क्लियर। अब ये दो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद, यानी कि अब ये वाला जो एंजाइम है इस सबस्ट्रेट के लिए फिक्स है, इस एक्टिव साइट पे देखो ये एक्टिव साइट दिख रही है ना, वहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, मर्ज हो गए, ठीक है, ये दोनों मर्ज हो गए हैं। यानी क्या बना दिया इन्होंने, कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो इसको मैं क्या बोलूँगी, E+S, दैट मीन्स E-S। रुको मैं अभी बताती हूँ। इसके बाद का जो रिएक्शन होगा वो ज़रा देखना, इसके बाद क्या बनेगा। अब एंजाइम आपको मैंने बताया था कि एंजाइम जो होता है वो एंड ऑफ द रिएक्शन तक नहीं होता। मतलब क्या करता है एंजाइम, क्या करता है, रिएक्शन के अंदर नहीं आता, ओनली पार्टिसिपेट अंदर, मतलब रिएक्शन में फुल पार्टिसिपेट नहीं करता, एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन में, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को वहाँ पे कैटलिस्ट बढ़ाता था, यहाँ पे रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन को एंजाइम बढ़ाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंजाइम, जैसे वहाँ पे कैटलिस्ट क्या था, बाद में अलग हो जाता था ना, आया समझ में, वैसे ही 4th चैप्टर में हमने देखा था कैटलिस्ट अलग हो जाता था, वैसे ही यहाँ पे एंजाइम भी अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट बना देगा। यानी कि क्या कर रहा है, ये एंजाइम आया सबस्ट्रेट, देखो मैं आपको बताती हूँ स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनेगा, ज़रा देखना, ये आपका एंजाइम बन गया और ये आपके दो अलग अलग कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, ये कुछ इधर, ये देखना, ठीक। तो ये आपके क्या बन गए, ये आपके बन गए प्रोडक्ट, और ये आपका क्या बन गया, एंजाइम। ये तो एंजाइम है ही, ओके, ठीक है। चलो, तो ये ध्यान रखो आप लोग कि हमारे पास एंजाइम जो है वो एंड ऑफ द रिएक्शन तक साथ नहीं होता है, ये अलग हो गया, यहाँ पे प्रोडक्ट अलग दे दिया उसने। तो एक टाइप से एंजाइम यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह ही काम कर रहा है। इसी पूरे मैकेनिज्म को बोलते हैं हम एंजाइम कैटालिसिस मैकेनिज्म, ठीक है। अच्छा सुनो यहाँ पे कि यहाँ पे ये सारे ग्रुप्स मैंने क्या बोले थे। अब देखो NH2COOH SH और ये OH, ये सारे एक्टिव सेंटर्स वाले हैं, एक्टिव सेंटर के ग्रुप्स हैं जिनको सरफेस पे हम ला सकते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट, यानी ये जो सबस्ट्रेट है, जिनकी एक कॉम्प्लीमेंट्री शेप होती है, देखो इनकी एक शेप होती है, ठीक है, जिसमें ना ये सारे कैविटीज़ जो होते हैं वो फिट होते हैं। मतलब ये कैविटीज़ में क्या होता है, ये जो शेप्स मतलब ये जो इसकी शेप होती है, कॉम्प्लीमेंट्री शेप आप देख रहे हो यहाँ पे, है ना, वो उन्हीं कैविटीज़ में फिक्स होते हैं। जैसे कि कोई भी एक की है ना, वो फिट होता है ना लॉक के अंदर, वैसे ही। तो अगर हम देखें कि इन एक्टिव ग्रुप्स की बात करूँ, तो ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, अगर यहाँ पे एक्टिव ग्रुप्स आया कोई भी, तो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म होगा, आया समझ में। एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद वो आपको यील्ड देगा, मतलब डिकम्पोज होने के बाद फिर एक ये सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना दिया, कॉम्प्लेक्स के बाद डिकम्पोज होके उसने क्या दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया, आया समझ में। तो ये था हमारा मैकेनिज्म। अच्छा, अब इसमें एक रिएक्शन आप लोग ध्यान रखो, E+S मैंने यहाँ पे आपको बताया था। अब यहाँ पे ये रिएक्शन होती है वो ज़रा देखो इसमें क्या है,
ओके। सो ज़रा ध्यान देना इसमें कि कौन सा मैकेनिज़्म और कौन सा रिएक्शन हो रहा है, अगर वो आप कर पाए तो ही आपको मैकेनिज़्म आएगा। मैं आप लोग को एक रिएक्शन बता रही थी, वो रिएक्शन समझना ज़रा ध्यान से। E+S यानी एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, रिवर्सिबल E-S कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर E+P प्रोडक्ट दिया। आया समझ में? तो ये आपका रिएक्शन है। अच्छा, अब इसमें है ना, ये जो एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन होते हैं वो 2 स्टेप में प्रोसीड करते हैं, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2, वो आपको ध्यान रखना है। तो ज़रा देखते हैं हम कौन कौन से इसमें स्टेप इन्वॉल्व है। तो देखो, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 की बात करें तो, स्टेप 1 की बात करूँ तो यस, तो सबसे पहले इसी स्टेप में आप देखोगे कि एंजाइम जो है, बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू सबस्ट्रेट टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जब भी एंजाइम जो है हमारा वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर रहा है, तभी तो हमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ES मिल रहा है। ओके, ये स्टेप नंबर 1 है। इसके बाद जो स्टेप नंबर 2 है वो है आप लोगों का, दैट इज़, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। डीकम्पोजिशन हो रहा है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का, ताकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डीकम्पोज होके क्या दे रहा था बेटा, प्रोडक्ट। ठीक, तो इसका रिएक्शन कुछ इस टाइप से होगा। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो गया, डीकम्पोज होके E+P यानी एंजाइम प्लस प्रोडक्ट दिया था, लास्ट में हमने देखा था। तो ये था आप लोगों का कुछ 2 स्टेप का रिएक्शन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आपका कैटलिस्ट इन इंडस्ट्री। क्या क्या इंडस्ट्री में क्या क्या कैटालिसिस की क्या बात हो रही है, तो वो ज़रा देख लेते हैं। कैटलिस्ट इन इंडस्ट्री। ओके, सो सबसे पहले देखिए कि क्या है कैटलिस्ट इंडस्ट्री में। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल कैटलिसिस प्रोसेसेस होते हैं हमारे इसमें। तो देखो, कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस की अगर कैटलिस्ट की बात करूँ तो आपकी बुक में टेबल नंबर 5.3 दे के रखा हुआ है, आप लोग रेफ़र करना टेबल 5.3, जो मैं आप लोग को मैं आपको बताती हूँ, समझाती हूँ ओवरऑल, लेकिन आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, जिसमें आपको प्रोसेस और कैटलिस्ट के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, कि प्रोसेस और कैटलिस्ट किस टाइप से काम करते हैं। तो देखो, सबसे पहला प्रोसेस में आपका क्या है, हेबर प्रोसेस। देखो, अगर समझे इसको तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रोसेस। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस हुआ और ये हमारा कैटलिस्ट हुआ। ठीक है, आया समझ में? तो प्रोसेस में क्या हो रहा है, पहला आपका हेबर प्रोसेस हो रहा है, हेबर। और जानते हो ना आप, हेबर प्रोसेस में कौन सा रिएक्शन होता था, हेबर प्रोसेस के अंदर होता था N2 + 3H2 दैट गिव्स 2NH3। याद है कि नहीं है? N2 + 3H2 दैट गिव्स 2NH3, ये प्रोसेस होता था ना हेबर के अंदर। इसके बाद वाला यस, कैटलिस्ट में अगर देखें तो कैटलिस्ट में क्या होता है कि फाइनली डिवाइडेड आयरन मोलिब्डेनम एज प्रमोटर। ये हमने पढ़ा था, आयरन मोलिब्डेनम प्रमोटर में डिवाइड हो जाता है, यानी उनके कंडीशंस होते हैं। 200 बार प्रेशर बोला है, 773 केल्विन टेम्परेचर बोला है। और नाउअडेज अगर हम देखें तो इसमें देखो, मिक्सचर आयरन ऑक्साइड का, पोटेशियम ऑक्साइड का, एल्यूमिना का यूज़ होगा। तो याद रखो ये सारी चीज़ें कि आयरन ऑक्साइड आ गया आपका, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, फिर हो गया आपका पोटेशियम ऑक्साइड, ये सारे ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, FeO, KO, इस टाइप में पोटेशियम ऑक्साइड। तो ध्यान रखो, एल्यूमिना है, ये सारे ऑक्साइड्स के नाम आ जाते हैं इसमें। तो उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है सेकेंड डिफरेंस में, इसमें ओसवाल प्रोसेस आता है। यानी कि प्रोसेस के अंदर हम जाएँ तो देखो, प्रोसेस ये रहा हमारा और ये हमारा कैटलिस्ट है। टेबल इम्पॉर्टेंट है नहीं है इतना, लेकिन फिर भी आपको पढ़ लेना एक बार, ताकि एग्ज़ाम में पूछ ले तो कोई प्रॉब्लम ना हो। सो ज़रा देखो कि ओसवाल प्रोसेस इसमें आएगा। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ओसवाल प्रोसेस क्या होते थे, है ना, वो मैं पहले ही समझा चुकी हूँ। ओसवाल प्रोसेस में आपने 2-3 मैन्युफैक्चर किसका देखा था, नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3। ओके, सो उसके 3 रिएक्शन आपकी बुक में ही गिवन है, आप लोग देख लेना, मैं आपको समझा चुकी हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। फिर उसके बाद आता है प्लेटिनाइज एबेस्ट्रॉस, ये तो टेम्परेचर आपका, ठीक है, इसमें आपका प्लेटिनाइज आएगा। ओके, उसके बाद थर्ड आता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये वाला सल्फर का आता था, ये है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर आप देखोगे ये मैन्युफैक्चरिंग किसका करता है, सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब कौन सा हुआ, H2SO4।
4, ये सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग करता था। आया समझ में? ओके, तो H2SO4 में अलग अलग रिएक्शन दे के रखी है। आया समझ में? तो वो देखो इसमें क्या दे के रखा है। अगर रिएक्शन देखें तो SO2 + O2 दैट गिव्स व्हाट, SO3। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, आगे आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें भी प्लेटिनाइज, वही इसमें प्लेटिनाइज एस्बेस्टोस, और हम कह सकते हैं इसको वेनेडियम पेंटॉक्साइड। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखना, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। ओके, सो ये एग्जांपल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको लर्न रखना है। और हम कह सकते हैं इसमें बहुत सारे इक्वेशंस बनते हैं। जैसे देखो, एक हमारे पास इक्वेशन है H2SO4 + वाटर, तो क्या देगा आपको, मिल जाएगा 2 टाइम्स H2SO4। ये भी एक इम्पॉर्टेंट हेबर प्रोसेस का इक्वेशन है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो फिक्स रहता है 673 to 723 केल्विन टेम्परेचर। सो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, इसके बाद हम देखते हैं इंटेक्स क्वेश्चन 5.4, 5.5 एंड 5.6। तो चलिए देखते हैं। सो अगर हम यहाँ पे इंटेक्स क्वेश्चन देखें तो उसमें सबसे पहला जो इंटेक्स क्वेश्चन है वो ये बता रहा है आपको कि हेबर प्रोसेस के अंदर आपने देखा कि हाइड्रोजन जो था हमारा वो ऑब्टेन्ड होता था जब हम मीथेन के साथ रिएक्ट करते थे। क्या करते थे, रिएक्टिंग मीथेन विथ स्टीम इन प्रेजेंस ऑफ निकल NiO एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, ये जो प्रोसेस है उसको हम स्टीम रिफॉर्मिंग भी कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये नेसेसरी बोला है कि आपको CO कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव ही करना है जब अमोनिया ऑब्टेन्ड होता है हेबर प्रोसेस के अंदर। ठीक, तो इसमें आपको वही बोला है कि क्यों, वाई इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव CO, क्यों कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करना इतना नेसेसरी है। तो आपको आंसर में लिखना है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमूव CO इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। आपको CO को रिमूव करना ही पड़ेगा जब भी आप अमोनिया का सिंथेसाइज कर, अमोनिया यानी हेबर प्रोसेस से आप अमोनिया जो फॉर्मेशन करते हो तो उसमें आपको ये CO को रिमूव ही करना पड़ेगा। बिकॉज क्योंकि देखो एडवर्स, क्योंकि एक टाइप का एडवर्स इफेक्ट देता है, क्योंकि जब भी एडवर्स इफेक्ट मतलब कि द एक्टिविटी ऑफ आयरन कैटलिस्ट यूज्ड इन हेबर प्रोसेस, बिकॉज ऑफ व्हाट, एडवर्स इफेक्ट आप लिख सकते हो, एडवर्स इफेक्ट यानी कि एडवर्स इफेक्ट की वजह से क्या होता है, द एक्टिविटी ऑफ आयरन कैटलिस्ट यूज्ड इन हेबर प्रोसेस, द एक्टिविटी ऑफ, आपने देखा होगा आयरन यूज़ होता था, Fe आयरन है ना, आपने पढ़ा था ना कि आयरन एज एन कैटलिस्ट, एज एन व्हाट, कैटलिस्ट, एज एन कैटलिस्ट यूज्ड इन हेबर प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जिसमें आप समझ सकते हो कि जो भी आपका अगर आपको रिमूव करना है अमोनिया सिंथेसाइज करने के लिए तो CO जो है यानी कि आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO एक एडवर्स इफेक्ट देगा, दैट मीन्स CO एडवर्स इफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ Fe कैटलाइज यूज्ड इन HP, दैट इज हेबर प्रोसेस। आया समझ में? चलो, तो इसके बाद जो है वो 5.5 है, उसमें क्या है क्वेश्चन वो समझते हैं। वाई इज द एस्टर हाइड्रोलिसिस स्लो इन द बिगनिंग एंड बिकम फास्टर आफ्टर सम टाइम। क्यों एस्टर हाइड्रोलिसिस स्टार्टिंग में आप देखोगे तो क्या होता है, स्लो हो जाता है बिगनिंग में और बाद में क्या होता है, फास्ट हो जाता है कुछ टाइम के बाद। तो देखो अगर मैं इसका एक रिएक्शन बताऊं तो आपको क्लियर होगा। एस्टर प्लस वाटर मिलता है तब ये क्या देता है, एसिड प्लस अल्कोहल, एसिड प्लस अल्कोहल देता है। अब ये खाली लिखने मात्र नहीं है, मतलब कि आपको मैं अभी बताती हूँ रिएक्शन से कैसे। दैट मीन्स अगर आप कोई एस्टर ग्रुप ले लो, जैसे कि मैंने ले लिया CH3COO C2H5, इथाइल एसीटेट ले लिया, ठीक है। अब क्या करो, ये देखो COO आपका एस्टर ग्रुप हो गया है ना, इसमें आप वाटर ऐड कर दो। वाटर ऐड करोगे मतलब यहाँ से बॉन्डिंग टूट जाएगी है ना। हाइड्रोलिसिस करोगे तो H और OH इस टाइप से मतलब बाइफरगेट हो जाएगा। एसिड क्या बना आपका, एसिड आप जानते ही हो CH3COOH, यहाँ से आपका ये एसिड बन गया, प्लस C2H5OH, यहाँ आपका इथेनॉल बन गया, C2H5OH ये आपका इथेनॉल बन गया। तो देखो एसिड प्लस अल्कोहल बन जाता है, आया समझ में। तो ये जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है वो एक ये जो एसिड है आपका, ये एसिड हुआ, ये आपका अल्कोहल हुआ। अब ये जो यहाँ पे एसिड प्रोड्यूस हो रहा है वो एक कैटलिस्ट की तरह है
और वो रिएक्शन को फास्ट कर रहा है। ये एसिड जो है वो एज अ कैटलिस्ट की तरह यूज़ हो रहा है और एक्ट कर रहा है, दैट मीन्स, और रिएक्शन को फास्ट बना रहा है ना। और हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे सब्सटेंस है, सब्सटेंस जो है, ये जो हमारे सबस्ट्रेट, यानी हम कह सकते हैं अल्कोहल्स हैं, ये जो दूसरे हमारे हैं, तो ये जो सबस्ट्रेट होता है वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है इसी रिएक्शन में। यानी हम कह सकते हैं कि जो अलग अलग सब्सटेंस भी होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह अगर रिएक्ट करें एक ही रिएक्शन में, तो दे आर ऑब्टेन्ड एज प्रोडक्ट, क्योंकि वो प्रोडक्ट भी ऑब्टेन करेंगे, और उसी को हम कहते हैं ऑटो कैटालिसिस। क्या कहते हैं? ऑटो कैटालिसिस। मतलब सब्सटेंस भी आपका सेम ही होगा और प्रोडक्ट भी आपको सेम मिलेगा, ऑटो कैटालिसिस। ओके, सो ध्यान रखो कि जो भी हमारा सब्सटेंस है वो, या फिर हम कह सकते हैं सबस्ट्रेट है, रिएक्टेंट है, वो कैटलिस्ट की तरह अगर एक ही रिएक्शन के अंदर एक्ट कर रहा है तो और प्रोडक्ट दे रहा है तो ऑटो कैटालिसिस प्रोसेस होगी। आया समझ में? अब हम इंडेक्स देखेंगे 5.6। ओके, सो 5.6 इंडेक्स में आप देखो क्या बोला है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ डीसॉर्प्शन इन द प्रोसेस ऑफ कैटालिसिस। कैटालिसिस के प्रोसेस में डीसॉर्प्शन का क्या रोल है? तो डीसॉर्प्शन आपने पढ़ा था कि डीसॉर्प्शन का जो रोल होता है वो कैटलिस्ट के प्रोसेस में ये होता है ताकि जो सरफेस हो आपका सॉलिड कैटलिस्ट का वो फ्री हो सके, है ना। मतलब किसके लिए सरफेस फ्री हो सके? फ्रेश एड्जॉर्प्शन के लिए, ताकि हम फ्रेश एड्जॉर्प्शन करा सकें। ठीक है, किसका? रिएक्टेंट का सरफेस पे। तो ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि डीसॉर्प्शन क्या करता है? सरफेस फ्री कराता है। तो डीसॉर्प्शन आपका क्या कराएगा? डीसॉर्प्शन आपका क्या कराएगा? सरफेस फ्री कराएगा। ठीक है, किसका सरफेस फ्री कराएगा? दैट मीन्स सॉलिड कैटलिस्ट का सरफेस फ्री करा देता है। किसके लिए? फॉर सरफेस फ्री किसके लिए कराएगा? फॉर एड्जॉर्प्शन। यहाँ लिखो फॉर एड्जॉर्प्शन। आया समझ में? एड्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, किसका? रिएक्टेंट का सरफेस पे। चलो, तो एड्जॉर्प्शन किसका होगा? रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट का कहाँ पे? एट दी सॉलिड, एट दी व्हाट? सॉलिड कैटलिस्ट सरफेस। ओके, सो ये आप बता सकते हो, इजी है 5.6। तो ये आपका इंटेक्स क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। दैट इज़ योर, देखो अभी मैंने आपको पढ़ा दिया कैरेक्टरिस्टिक्स एंजाइम कैटलिसिस की, इसका मैकेनिज्म, टेबल बता दिया और ये इंटेक्स क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, इतना आपको कंप्लीट करके रखना है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कोलॉइड्स पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके, थैंक यू।